हाय मित्रों हाय मित्रों, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में। मैं शशांक शेखर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी अपनी बुक जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो आई है न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 220 नंबर तक के प्रश्नों का हल करवाया था। अभी जो है 221 से 240 नंबर तक के प्रश्नों का हल मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो आसान प्रश्न है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² और 1/2 गुना, देखिए द्रव्यमान का मान कितना है? 1 केजी है तो 1 केजी पुट कर दीजिए। और ठीक है, वेग का मान कितना है? तो 10 का स्क्वायर है। तो ठीक है, ये देखिए 100 अपन क्या हो गया 2, यानी 50 जूल ऊर्जा होगा। ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी होता है आपको किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यथार्थ रूप से आपको यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है अस्थैतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और अस्थैतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। और यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी और अगर मोमेंटम में संबंध हम निकालना चाहे तो वो होता है p² अपॉन क्या 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन क्या होगा 2m होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 222 नंबर प्रश्न पर। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी में तैरता है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर अगर आपको निकालना हो और वस्तु का जितना भाग डूबा हुआ है, यहां देखिए आपेक्षिक घनत्व, ध्यान से सुनिएगा, आपेक्षिक घनत्व या इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। और जब भी आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो वस्तु का आयतन, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व भी करते हैं हम। वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, ध्यान में रखिएगा, जल का घनत्व। और ये भी ध्यान में रखिएगा, एक और फॉर्मूला हम बार बार आपको बताते हैं और पिछले बहुत सारे प्रश्नों में मैंने बताया है आपको कि देखिए क्या करते हैं, वस्तु का जल में डूबे हुए भाग का आयतन, वस्तु के जल में, ठीक है, डूबे हुए भाग का आयतन, ध्यान दीजिएगा, जल में डूबे भाग का आयतन बटे भाग का आयतन और बटे आपको वस्तु का कुल आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिए, वस्तु का कुल आयतन। तो यहां देखिए वस्तु का कुल आयतन ये चर्चा कर रहे हैं। तो वस्तु के जल में डूबे हुए भाग का आयतन क्या होगा? तो आपको 65% वस्तु का जल में डूबे हुए भाग का आयतन होगा। बटे कितना कर लें? 100 कर लीजिए। तो 100 हो गया और आपको क्या करना है? 65/100 आ गया। तो इसको भागा दे दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मान लेते हैं वस्तु का घनत्व क्या है? d है। और आपको पता होनी चाहिए कि जल का घनत्व जो है वह, ठीक है, 10³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ध्यान से सुनिएगा, 10³ kg पर मीटर क्यूब होता है। तो d यानी वस्तु का घनत्व कितना होगा? क्योंकि वस्तु का घनत्व मैंने क्या माना था? d माना था। और आपको पता है जल का घनत्व कितना होता है? 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो d बराबर क्या हो जाना होगा? 0.65 गुना आपको 10³ कर देना पड़ेगा kg पर मीटर क्यूब। तो एकदम सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व या वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन। तो आपको पता है, मान लेते हैं कि वस्तु का कुल आयतन 100 है और 65% उसका क्या है? जल में डूबा हुआ है। तो 65/100 हो गया। और ठीक है, d बटे 10³ kg पर मीटर क्यूब कर लिए। तो d बराबर निकल गया 0.65 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो यह सबसे आसान तरीका है आपको सवाल बनाने का। ध्यान में रखना है कि आपेक्षिक घनत्व जो है वह हाइड्रोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोमीटर यंत्र के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आपको मेजर करते हैं। किसको? आपेक्षिक घनत्व को। और आपेक्षिक घनत्व जो है वो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका केवल संख्यात्मक मान होता है। ध्यान में रखना है, केवल क्या होगा? संख्यात्मक मान होगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वस्तु का घनत्व बटा जल के घनत्व या वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन, ये जो है आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 223 नंबर सवाल पर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 223 नंबर सवाल, किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण
क्या होगा। यहां देखिए, ठीक है, हमने क्या कहा कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है। क्या, कहां फेंका जा रहा है? ऊपर फेंका जा रहा है, और निकालना है आपको कि कितने 4 सेकंड में वस्तु कितनी मीटर ऊपर चली जाती है। देखिए, आपको पता है कि ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो ये ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर गया, मान लेते हैं 4 सेकंड में h मीटर ऊंचाई चढ़ती है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या बोलते हैं? h मीटर ऊपर चढ़ रहा है। कितना मीटर ऊपर चढ़ रहा है? तो h मीटर ऊंचाई पर चढ़ रहा है। तो आपको पता है कि h बराबर क्या होगा? ut माइनस, चूंकि ऊपर जब फेंकते हैं वस्तु को तो आपको, ठीक है, g उसका विरोध करेगा, तो माइनस हाफ जी इंटू क्या कर लेंगे? टी स्क्वायर। तो देखिए कितने वेग से वस्तु को फेंका गया है, तो वस्तु को फेंका गया है कितने वेग से? तो 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया है। जब 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया है तो एकदम इजी गोइंग में है। 30 गुना 4 कर लीजिए, 4 सेकेंड के बाद बोल रहा है कि वस्तु का परिमाण कितना होगा? माइनस हाफ गुना जी का वैल्यू भी 10 कर लेते हैं, और 4 सेकेंड के बाद तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 40 तिया 120 माइनस 1/2 गुना 10 गुना क्या हो गया? 16 हो गया। तो देखिए इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 16 पंचे कितना हो गया? 80। तो 120 माइनस 80 बराबर कितना मीटर हो गया? 40 मीटर। तो कितने मीटर ऊपर जाएगा? तो 40 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। ध्यान में रखना है कि गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण क्या होता है। तो गुरुत्व के अधीन पहला जो गति का समीकरण होता है वह होता है v बराबर u, अगर वस्तु u प्लस माइनस gt होता है। यहां देखिए, अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस g यूज करेंगे, अगर वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है तो प्लस g। वस्तु ऊपर जा रहा है और वस्तु पृथ्वी से कहां आ रहा है? नीचे जा रहा है, तो प्लस g यूज करते हैं। और दूसरा जो समीकरण है तो वो मैंने बताया h बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये आपको गति का द्वितीय समीकरण है। तीसरा जो गति का समीकरण है वह है क्या? वह है आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ध्यान में रखेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल गया? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर निकल गया 40 मीटर, यानी बी आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 224 नंबर सवाल पर। देखिए 224 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? तो आसान सवाल है। कह रहा है कि 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में। आसान सवाल है। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई आपका जो एक शीशा का खंड आपको दिया हुआ है उसका तापमान जो है हमको बढ़ाना है। कितना से? 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। खंड में स्थानांतरित उष्मा की मात्रा की गणना करें। तो आपको एकदम आसान से पता होगा कि Q बराबर होता है CM डेल्टा T, यानी किसी वस्तु को दी गई उष्मा जो है, ठीक है, उसके द्रव्यमान का समानुपाती। ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु को दी गई उष्मा उसके द्रव्यमान का समानुपाती और उसके तापमान में वृद्धि का भी क्या होता है? समानुपाती होता है। और दोनों इक्वेशन को मिला दिए तो यहां C क्या हो गया? विशिष्ट उष्मा हो गया। अब देखिए C का मान कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है C का मान। सबसे पहले C का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो 127 पुट कर दीजिए, 127। फिर देखिए M का मान कितना? 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 ग्राम को केजी में बदल लीजिए, 100 गुना 10⁻³ और डेल्टा टी देखिए तापांतर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो 50 में से 20 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 50 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 30 आ गया। तो अब इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। 50 में से, ठीक है, आपको 20 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 30 आ गया। और इसको गुना कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा 127 गुना, ठीक है, ये देखिए ये पूरा कट गया, इससे कट गया, 3 0 1 0 3 0 हो गया, तो ये 10⁻³ से कट गया। 127 गुना 3 करिए तो 7 1 इसके 1 हाथ में कितना बचा? 2 और, ठीक है, 2 और 12 36 2 38, 381 जूल आ जाएगा। 381 जूल। आपको पता है कि सबसे अधिक जो विशिष्ट उष्मा होती है वो जल की होती है, इससे भी अधिक विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन की होती है, लेकिन जल का सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होता है। जल के विशिष्ट उष्मा के अधिक होने के कारण ही जल का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? सिकाई वगैरह में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। 225 नंबर सवाल पर क्या कह रहा है? 225 नंबर सवाल, ये उष्मा के क्षय की दर, उष्मा के कमी की दर या क्षय की दर निकालने के लिए क्या कह रहा है? आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि देखिए उष्मा क्षय की दर क्या होगी। ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये कोई वस्तु है और वस्तु जब उष्मा का क्षय करेगा
तो ये देखिए dq बाई dt, मान लेते हैं dq बाई dt ये उष्मा का क्षय कर रहा है, तो ये उष्मा का क्षय जो है इसके क्षेत्रफल का समानुपाती और इसके लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए dq और तापांतर का भी समानुपाती होगा, तो dq बटा dt समानुपाती एरिया के, समानुपाती 1/x के, लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, बोलते समानुपाती होगा तापांतर की। तो ये 3 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि dq बटा dt बराबर हम क्या करेंगे, dq बटा dt बराबर k, ये देखिए उष्मा चालकता हो गया इंटू a इंटू डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी तापांतर हो गया और x हो गया लंबाई। अब देखिए सब प्रश्न में सारा कुछ दिया हुआ है आपको। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, यहां देखिए उष्मा चालकता दिया हुआ है नीचे 0.15 पुट कर दीजिए, और ठीक है क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर की बात कर रहा है तो प्रति वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तापांतर, तो आपको पता है तापांतर क्या होता है कि 25 में से, ठीक है, 5 को घटा दीजिए, कितना आ गया 20 आ जाएगा। 25 में से आपको पता है तापांतर क्या होगा, 25 टेम्परेचर है, -5 कर दीजिए, कितना आ गया 20 आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। और लंबाई देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको पता है 24 गुना सेंटीमीटर को हमने क्या किया मीटर में बदल लिया 10⁻², और इसको हल कर लिया तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा, काट के देख लीजिए, सबको कर देते हैं, चलिए काटते हैं। तो 5 चौके 20, यहां देखिए 5 चौके 20 आ गया, तो 20 आ गया, ये पॉइंट उड़ाइए, यहां पर 100 आ गया, तो 100 जैसे ही आएगा तो ये खत्म हो गया आपको, 5 चौके 20, ठीक है, या 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और ठीक है, ये देखिए 2 तिया 6 हो गया, और ये 2.5 में काट दीजिए, इसको 2.5 हो गया, और 3 × 15 काटिए, और 2.5 गुना 2.5 कर लीजिए, 12.5, 12.5, यहां देखिए 12.5 आपको निकल गया। तो कौन सा आंसर होगा मित्रों, तो ये आंसर हो जाएगा 12.5। 12.5 क्या आ जाएगा, 12.5 जूल पर सेकेंड, क्योंकि ये उष्मा क्षय की दर निकालना है, उष्मा क्षय की दर। तो ध्यान में बस यही रखना है कि उष्मा क्षय की दर जो होती है वह क्या होगा, आपको सबसे पहले क्षेत्रफल का समानुपाती, लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती और तापांतर का भी समानुपाती होगा, तो इससे आपको निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। 226 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 वोल्ट वाले 2 प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन से 40 वोल्ट आपूर्ति को जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक की वोल्टता ज्ञात करें। प्रत्येक इसे इस संयोजन को 40 वोल्ट से ज्ञात किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो आपको पता है कि यदि समानांतर संयोजन में जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यदि समानांतर संयोजन में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोधक अब आप बोलते हैं विभव का मान बराबर होता है। चलिए करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता है कि समानांतर संयोजन में क्या क्या बराबर होता है, तो समानांतर संयोजन में विभवांतर बराबर होता है लेकिन विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है। चलिए करके देखिए, ये देखिए कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक है, 2 प्रतिरोधक कितना वोल्ट का, कितना ओम का भाई, तो 20 ओम का, और दूसरा भी आपको क्या है 20 ओम का ही है, यहां पर है। अब कह रहा है कि आपको इसको जोड़ दिया गया है किससे, ठीक है 40 वोल्ट के, ठीक है, आपको विभवांतर से जोड़ दिया गया है, आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। तो हम वो को बोल रहे हैं कि दोनों में क्या आपको विभवांतर होगा। तो आपको पता है संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट बराबर 20 गुना 20 बटा 20 प्लस 20 यानी 400 बटा क्या निकल गया आपको 40 निकल गया, यानी 10 ओम निकल गया आपको। क्या निकल गया 10 ओम। तो किसी का भी निकाल लीजिए विभवांतर, बात बराबर है। तो V बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है, तो आई आर, तो यहां से I का मान निकाल लेते हैं। दोनों में I डिफरेंट होगा, I1 और इसमें क्या होगा I2। पहले कुल I निकालते हैं, तो कुल I निकालिए, तो I बराबर क्या होता है V बटा R, तो यहां से निकल गया V बटा R। तो V का वैल्यू देखिए कितना है, V का वैल्यू है 40 और ठीक है R का मान कितना है समतुल्य का 10 है, तो ये 4, ठीक है 4 आपको, ठीक है एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। ध्यान दीजिएगा कितना एम्पियर धारा, 4 एम्पियर। तो इसमें दोनों बढ़ गया है एक दूसरे से, तो I बराबर I1 प्लस क्या होता है I2 होता है, तो यहां 2 एम्पियर और यहां क्या हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो अब किसी का भी विभवांतर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसमें विभवांतर क्या है V1 है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। तो I का मान देखिए कितना है, I का मान कितना है, तो 2 एम्पियर दोनों में जा रहा है, तो 2 गुना R का मान कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, यानी 40 वोल्ट। ऐसे
से भी इतना बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं थी। ध्यान में रखना चाहिए बस केवल क्या कि अगर समानांतर संयोजन अगर है तो उसमें विभव क्या मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि मैंने अगर यह 10 ओम होता या 10 ओम 20 ओम होता तो डिफरेंट हो जाता धारा का मान। क्योंकि दोनों समान है इसीलिए मैंने क्या किया कि 4 एम्पियर को मैंने दो भाग में बांट दिया, 2-2 एम्पियर कर दिया और उसके आधार पर मैंने क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। शायद समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है कि समानांतर संयोजन में विभव का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न, विभव का मान समान होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। लेकिन श्रेणीबद्ध संयोजन में विभव का मान, ध्यान में रखिए, श्रेणीबद्ध संयोजन में विभव का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन धारा का मान क्या होता है, समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 227 नंबर सवाल देखते हैं। 1 मील लगभग बराबर होता है तो कितने के बराबर होगा 1 मील। ध्यान देना है आपको, मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं और मील के विषय में जब हम बात करते हैं तो ये प्रारंभिक जमाने में हम लोग यूज करते थे मील को। 1 मील बराबर होता है कितना, 5280 फीट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 5280 फीट। और 5280 फीट इसको अगर हम 1 फीट बराबर होता है कितना, 1 फीट बराबर होता है 0.3048 मीटर। जब गुना कर देंगे तो लगभग 1600 मीटर के आसपास आएगा और या 1.6 किलोमीटर के आसपास आएगा। और ध्यान में रखिए 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो जब भी 1 नॉटिकल मील की चर्चा करेंगे तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है कितना, तो होता है, ठीक है, आपको 780 फीट होता है या आपका 1852 मीटर होता है या, ठीक है, 1.852 किलोमीटर होता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो मील निकल गया, नॉटिकल मील निकल गया। ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी यार्ड भी पूछ देता है। 1 यार्ड बराबर कितना होता है, तो 1 यार्ड बराबर होता है कितना, 0.9144 मीटर होता है। यह भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि यार्ड तो निकल गया। इसी तरह से 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है। या एक इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 0.0254 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना चाहिए मित्रों आपको कि मैंने आपको बताया मील, नॉटिकल मील, यार्ड और इंच बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 227 का सी नंबर होगा। तो 1 फीट बराबर कितना होता है, तो 1 फीट बराबर 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर होगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 228 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1 केजी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस होने में उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप कई बार मैंने बताया आपको कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व महत्तम होता है। जल का घनत्व क्या होता है, महत्तम होता है। ध्यान में रखना चाहिए आपको, जल का घनत्व क्या होता है, महत्तम होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा, महत्तम होगा। यहां पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन का मान घटेगा तभी जाकर के घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आने पर आयतन का मान क्या होता है, घटता है, जबकि घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो आयतन का मान क्या होगा, बढ़ेगा और घनत्व का मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान में रखिएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर आयतन का मान फिर क्या हो जाएगा, आपको आयतन का मान फिर क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ होगा और घनत्व का मान घटना प्रारंभ हो जाता है। और ये देखिए अगर हम इधर से इधर जाएं, ये तो इधर जा रहे थे, अगर हम इधर से इधर जाएं, ध्यान में रखना है कि हम अगर 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस कोई भी तापमान ले, वहां से 4 डिग्री सेल्सियस जल का तापमान ले जाएंगे तो क्या होगा, आयतन के मान में कमी आएगी, फिर घनत्व का मान बढ़ेगा। तो ध्यान में रखना है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 20, 25 या 30 या 10 डिग्री सेल्सियस पर जल को ले जाते हैं तो पहले आयतन घटता है, फिर आयतन का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, महत्तम होता है। ध्यान में रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा, महत्तम होता है। और जब हम 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो फिर आयतन का मान घटेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो आयतन का मान क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ होगा, घनत्व का मान घटना प्रारंभ होगा। यह भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही जल बर्फ बन जाता है तो आयतन का मान बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 229 नंबर सवाल पर देखते हैं क्या कह रहा है। 229 नंबर सवाल कह रहा है कि एच ऊंचाई पर 20 केजी भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो एच का मान ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि आपका जो वस्तु है वह कितनी ऊंचाई पर है, तो वस्तु ऊंचाई है
वो h ऊंचाई पर है। तो आपको पता है कि अस्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अस्थितिज ऊर्जा P बराबर होता है mgh। ध्यान में रखिए, P बराबर क्या होगा, mgh होता है, मास गुना ग्रेविटी गुना आपको हाइट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या करेंगे, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना पृथ्वी से ऊंचाई, गुरुत्वीय त्वरण गुना क्या होगा, पृथ्वी से ऊंचाई होता है। तो ये देखिए पृथ्वी से ऊंचाई हो गया। अब हम क्या कर, हमको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, तो 600 जूल दिया हुआ है। तो 600 जूल बराबर m का मान देखिए कितना है, तो m का मान 20 kg है और g का मान तो पहले से ही पता है 10 होता है भाई, और दिया भी है प्रश्न में। और h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 600 अपॉन क्या 200, तो निकाल लीजिए 3 मीटर होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में, आपका ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में, या अगर ऐसा करें कि घड़ी की चाबी में या सितार के तार में कौन सी ऊर्जा होती है, तो अस्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 230 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समानांतर पैरेलल जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को 40 आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो वोल्टेज स्रोत से आपूर्ति धारा का मान ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज स्रोत से हमको धारा ज्ञात करना है। तो 100 ओम प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में, तो आसान प्रश्न है ये देखिए, 100 ओम जैसे ही दिया और इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट पैरेलल क्रम में बोल रहा है, तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला एकदम गांठ बंद करके रख लीजिए, ठीक है। या डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि समान बोल रहा है तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है R बटे N, अगर ये पैरेलल में हो, किसमें हो, समानांतर क्रम में। यहीं पर अगर समानांतर क्रम में होगा, अगर यहीं पर आपको अगर सीरीज क्रम में होता तो n इंटू आर कर देते, किसमें, श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में, श्रेणीबद्ध क्रम में, श्रेणीबद्ध में, ठीक है। तो ये काम हम करते, चूंकि यहां पर क्या कह रहा है कि श्रेणीबद्ध क्रम में करते। अब आर इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बटा क्या हुआ, R1 प्लस R2। चलिए करके देखते हैं। तो 100 गुना 100 बटे 100 प्लस 100 यानी 200 हो गया। चलिए ये काटिए, काट दीजिए, 50 ओम हो गया। जब आपको प्रतिरोध निकल गया तो धारा का मान निकालना और आसान है। तो धारा I बराबर क्या होता है, V बटे R इक्विवेलेंट। चलिए निकाल लेते हैं। V का वैल्यू देखिए कितना है, V का वैल्यू है 40 वोल्ट, तो 40, और R इक्विवेलेंट कितना है, तो 50 है। काट दीजिए, कितना आ गया, 0 कट गया, 0.8 एम्पियर। और आपको पता है कि विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर का। किसका यूज करेंगे, एमीटर का प्रयोग करेंगे। एमीटर के द्वारा हम लोग विद्युत धारा ज्ञात करते हैं। ध्यान में रखना है आपको, विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 231 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 5 यूनिट प्रयत्न किसी 100 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट प्रयत्न किसी 100 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के मध्य से तय की गई दूरी 50 और 20 यूनिट है। तो मशीन की दक्षता ज्ञात करें। एकदम आसान सवाल है। देखिए क्या कहते हैं, मशीन की दक्षता क्या होती है। तो जब भी मशीन की दक्षता की बात करते हैं तो मशीन की दक्षता बराबर होता है, ठीक है, भार बटे आयास बराबर आयास भुजा बटे भार भुजा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या कह रहे हैं, मशीन की दक्षता, एकदम आसान निकल जाएगा आपको। मशीन की दक्षता बराबर यानी ईटा बराबर क्या करते हैं आपको, ठीक है, भार बटा आयास। भार बटा क्या होगा, आयास, या इसको लोड कर लीजिए और इसको आयास को एफर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बराबर होता है आयास भुजा, आयास भुजा, आयास भुजा। तो इसको कर लीजिए एफर्ट आर्म, आयास भुजा एफर्ट आर्म बटे भार भुजा। यहां देखिए भार भुजा यानी आपका लोड आर्म, ये देखिए ये हो गया। तो आपको दक्षता निकालना है तो भाई आसानी से निकल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ईटा निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी L डिसिम्पलाई L गुना, ठीक है, L गुना LA बराबर क्या हो जाएगा, E गुना EA। चलिए निकालते हैं, दोनों को बटा कर दीजिए। तो ईटा बराबर ये आ गया, तो ईटा बराबर ये निकल गया, बराबर L इंटू LA अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे लेके जाइए, E इंटू EA। चल निकल गया ये। आपको देखिए कैसे निकल जाता है, निकाल देते हैं।
ठीक है, क्या करेंगे, लोड गुना लोड आर्म। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो 5 यूनिट, ठीक है, प्रयत्न है, तो 5 यूनिट प्रयत्न है और 10 यूनिट लोड है, तो 10 गुना कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। नीचे देखिए, ठीक है, प्रयत्न और लोड दिया हुआ, तो 20 यूनिट लोड आर्म है और बट एफर्ट आर्म कितना है, ध्यान दीजिएगा, एफर्ट आर्म आपको कितना है, तो एफर्ट आर्म आपका है कितना, तो पहले तो एफर्ट देख लीजिए, एफर्ट है आपको 5 गुना आपको एफर्ट आर्म देखिए कितना है, 50 है भाई, निकल गया गुना, क्योंकि लोड ये तो पहले निकल गया आपका दक्षता, ये दक्षता, और दक्षता अगर प्रतिशत निकालना होगा, पहले तो उसको दक्षता को निकालिए, दक्षता प्रतिशत अगर निकालना होगा तो ईटा परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 20 बटे 5 गुना 50, ठीक है, गुना 100 कर लीजिए। चलिए भाई काट लेते हैं, 10 पचे 50 और 25, 25 चौका 100 और 20 चौके 80, यानी कितना परसेंट दक्षता हो गया, 80% दक्षता हो गया। एकदम आसान है, मशीन की दक्षता बराबर भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बटा क्या होता है, भार भुजा होता है, और इसके आधार पर मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया और आपको आंसर निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ध्यान में रखना है कि उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक वह, ठीक है, एक प्रकार का सरल मशीन है जो, ठीक है, कार्य को करने में आसानी उत्पन्न करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, 232 नंबर सवाल पर। यदि एक चौकोने का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की, चौकोने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। तो जब भी स्क्वायर की बात करते हैं तो ध्यान में दीजिए, स्क्वायर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग जो है आपको वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिए क्षेत्रफल कितना है, 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो ए बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 32, तो 32 को रूट अंडर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा भाई जी, तो ये निकल जाएगा आपका 16 गुना क्या 2 कर लीजिए का रूट अंडर, सेंटीमीटर बाहर निकल गया और 16 का रूट अंडर 4 हो गया और इंटू क्या √2, 4√2 सेंटीमीटर। और विकर्ण क्या होता है, तो जब भी चौकोने बोलेगा तो ये देखिए वर्ग है, चौकोने बोलेगा तो क्या होगा, चारों कोना बराबर होगा, चारों जो है ना क्या होगा, चारों साइड, ऑल साइड्स आर क्या इक्वल, ए और क्या ए, ये चारों साइड्स का बराबर हो गया। अब देखिए विकर्ण की लंबाई निकालना है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होता है, विकर्ण की लंबाई होता है a√2, और देखिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता है a का वैल्यू निकल चुका है 4√2 गुना √2, तो √2 मतलब क्या 2, 4 गुना 2 बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितना निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, ए नंबर आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, आपको इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 233 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान वाली किसी गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाता है। एकदम आसान है, m द्रव्यमान वाली किसी पिंड को h ऊंचाई से गिराया जाता है। तो देखिए आसानी से ये आपको आंसर इसका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, तो निकाल के देखते हैं कि ये यहां से गेंद गिराया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m द्रव्यमान का है, कितना द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है। एकदम देखिए सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको। m द्रव्यमान वाली किसी गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई h/3, ऊंचाई h/3, यहां देखिए ये h/3 ऊंचाई पर बोल रहा है, कितने ऊंचाई पर, h/3 ऊंचाई पर बोल रहा है कि उसका क्या होगा, आपको क्या निकालना है, आपको तो h/3 ऊंचाई पर हमको निकालना है, क्या निकालना भाई, तो h/3 ऊंचाई पर ये दिया हुआ है, ठीक है, h/3 ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई h/3 पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का क्या अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए, तो h/3 पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो mg, और ये ऊंचाई कितना है, तो h/3 है भाई, इसका ये वैल्यू निकल गया। पोटेंशियल एनर्जी तो 1 सेकंड में निकल गया। अब यहां से जब यहां आया है तो ये कुल ऊंचाई कितना है, h है, कितना ऊंचाई है, h है। तो जब यहां से यहां आएगा तो आपको पता है कि h - h/3 ऊंचाई इसको तय करना पड़ेगा, तो कितना हो गया
तो ये हो जाएगा 3h में से h को घटा दीजिए 2h/3 ऊंचाई इसको तय करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये यहां तक आएगा। तो जब ये ऊंचाई तय करेगा तो आपको पता है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और एक काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो इस बिंदु पर चूंकि महत्तम ऊंचाई पर u का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस ऊंचाई पर जब आया बॉडी तो इसका वेग कितना होगा? तो वेग कितना होगा? तो भाई v² बराबर क्या होता है? u² प्लस क्या? 2gh। चूंकि बॉडी नीचे जा रही है तो यहां देखिए 2gh। तो ऊंचाई कितना तय किया? तो h 2h बाय क्या किया? 3 ऊंचाई तय कर रहा है। तो भाई v² का मान चूंकि u² बराबर 0 है तो 0 प्लस 2, ठीक है, 2 दूनी 4 तो 4h बटे क्या हुआ? 3 निकल गया। तो यहां पर पुट कर दीजिए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv²। तो v का मान पुट कर देते हैं m इंटू 4h बटे क्या हो गया? 3 हो गया। ये दूसरा नंबर आपको आ गया, ठीक है। तो दूसरा नंबर आ गया। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अनुपात निकालिए। तो P अपॉन क्या कर दीजिए? KE कर लीजिए। देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh/3 और काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m इंटू 4h/3। चलिए करके देखते हैं। 4h/3, 4 ये जी ना आ गया, यहां जी भी आ जाएगा, जी m इंटू जी, ठीक है। तो देखिए जी h/3 तो आसानी से निकाल दीजिए। ये m कट गया, ये g कट गया, ये g कट गया, ये h कट गया, ये h कट गया। देखिए तो 3 दूनी 6, 6 चला गया ऊपर, ठीक है, 6 ऊपर और 3 और 4 नीचे, 3 गुना 4 तो 3 दूनी 6 कर दीजिए, 2 दूनी 4 कर दीजिए, यानी 1:2 निकल गया। तो देखिए आंसर है 1:2 या 1/2 है, एकदम है। सी नंबर आंसर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है। हमने क्या कहा, कैसे निकाला है आपको कि जब वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो कुछ दूरी वो तय करती है, उसके बाद उसका वेग होता है। तो h/3 ऊंचाई पर हमने क्या किया? वेग पहले निकाल लिया। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि mgh होता है, h यहाँ क्या है? h/3 है। तो उसके आधार पर हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अनुपात निकाल लिया। कुछ भी नहीं है, सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 234 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों को 9 ओम, ठीक है, 9 ओम और x ओम को जोड़ा जाता है। इसका समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध 3 ओम है। तो अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात करें। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में बन जाएगा आपका सवाल। 1/r इक्विवेलेंट दिया हुआ है, बट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस क्या होता है? 1/x दिया हुआ है। देखिए 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/, ठीक है, x का मान दिया हुआ है। यहां देखिए 1/20, 1/9 दिया हुआ है ना, 9, और ये दिया हुआ 1/3 प्लस 1/9 और प्लस 1/x। क्या दिक्कत है भाई जी? तुरंत निकल गया। समानांतर संयोजन है, 1 सेकंड में निकल जाएगा। सबको उधर लेके जाइए। दिस इंप्लाई 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/9 माइनस 1/9। भाई साहब 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 होगा। 3 3 9, 3 हो गया, माइनस नक्का 9 1 हो गया, ठीक है, नक्का 9 माइनस 1 हो गया। तो ये देखिए 3 में से 9 को घटा दीजिए, 2 को घटा दीजिए, क्या हो गया? 1/9, यानी x का मान कितना निकल जाएगा? 9। ऐसे भी आपको पता है कि 3 ओम दिया हुआ है तो ये x ही मतलब 9 ही ओम निकलेगा। कितना ओम निकलेगा? 9 ओम निकलेगा। याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यह भी जान लेना चाहिए आपको कि विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध जितना अधिक होता है उतना ही धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध होता है, उतना ही अचालक पदार्थ भी होता है, वो वस्तु कुचालक पदार्थ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 235 नंबर सवाल। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि देखिए C/100 बराबर क्या होता है? C/100 बराबर होता है F माइनस 32 बटा क्या? 180। चलिए निकाल के देखते हैं। C का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया है 95 डिग्री, तो C/100 बराबर क्या करते हैं? 95 माइनस 32 बटा, ये देखिए F का मान दिया हुआ है प्रश्न में 95 है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बटा 180 है। तो 95 में से 32 को घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? तो ये निकल जाएगा 20 5 100, 20 9 80, और C बराबर 5/9 गुना, आपको देखिए 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना बचा? 3, और
9 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बचा 6, तो 9 सत्तर 63 और क्या निकल गया 5 सत्तर 35 यानी 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर हम इसको केल्विन में बात करते हैं तो 310 केल्विन होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है, कि 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 236 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलम का प्रवाह चार्ज जाने से कितना कार्य होगा। तो एकदम आसान है, आपको पता है, कई बार मैंने बताया है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है कि आवेश गुना विभवांतर होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुना विभवांतर। आवेश गुना विभवांतर होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, आवेश गुना क्या होगा, विभवांतर होता है। और जब भी आवेश की बात करेंगे तो 10 कूलम गुना क्या 20 वोल्ट हो गया, यानी 200 जूल होता है ऊर्जा। ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको कि ऊर्जा का असाई मात्रक क्या होता है, आपका जूल होता है। अगर हम यहां से विभवांतर निकालते तो V बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को मान लेते हैं क्या W है, W बटा Q, और आपको पता है जूल पर कूलम यानी क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 237 नंबर सवाल पर बात करते हैं हम लोग। दो प्रतिरोधक 12 ओम और 24 ओम है। इस संयोजन को 22 वोल्ट प्रतिरोधक और 12 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जोड़ते हैं। 24 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है भाई। एकदम आसान सवाल है, जरा देखिए, कई बार मैंने पीछे बनाया है इस सवाल को, इस तरह के सवाल को, और उसी पैटर्न पर आधारित है। चलिए देखते हैं करके। ये प्रतिरोधक है, कितना है, तो आपको देखिए 12 ओम है भाई, और दूसरा भी है, कितना है भाई, तो ये है आपको कितना है, तो 24 ओम है। चलिए कोई बात नहीं, इसको जोड़ दिया गया है, कितना से, इसको जोड़ दिया गया है सीरीज में, ठीक है। 22 ओम प्रतिरोधक 22 ओम से जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए कितना वोल्ट का बैटरी है भाई, तो ये है आपको 12 वोल्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम संयोजन का प्रतिरोध निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, संयोजन का प्रतिरोध निकालेंगे। इधर से धारा जा रहा है, तो धारा गया I, तो संयोजन का प्रतिरोध निकालिए। तो R इक्विवेलेंट पहले तो है क्या कि 12 और 24 दोनों क्या है, पैरेलल में है, इसका निकाल रहे हैं। तो देखिए 12 और 24 दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल संयोजन। तो आपको पता है, मैंने बताया है कि R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 गुना 24 अब बटे 12 प्लस 24, ये निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए प्लस कितना है 22 ओम, ये भी है आपको, तो कुल संयोजन निकल गया। तो अब देखिए क्या हुआ, तो 12 24 कितना होता है 36, तो 12 गुना 24 बटे 36, चलिए करके देखते हैं। 12 तिया 36, 3 8 24 और प्लस क्या 22, तो देखिए 22 और 8 कितना हो गया 30 ओम हो गया। अब हम संयोजन में कुल धारा निकाल रहे हैं, ये I कुल धारा जो प्रवाहित हो रहा है, कुल धारा निकाल रहे हैं। तो कुल धारा I बराबर क्या होता है भाई जी, तो I बराबर होता है V बटा क्या R इक्विवेलेंट, V बटा R इक्विवेलेंट। देखिए V का मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ हमारा 12 वोल्ट, तो 12 बटे 30 भाई जी निकल गया, कितना निकला 12 पंचे बोलते हैं 6 दूनी 12 6 पंचे 30, और ऊपर जी 0.4 एम्पियर धारा हो गया। कितना एम्पियर धारा हो गया, 0.4 एम्पियर धारा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 0.4 एम्पियर आपको अभी धारा निकल गया। अब हमको क्या करना है भाई, तो हमको करना है, या ऐसे भी कर सकते थे हम, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2/5 भी लिख सकते थे, इसको 2/5 ही लिख लीजिए और मजा आएगा आपको। अब हमको बोल रहा है किसमें निकालने के लिए, 24 ओम में। हमने क्लियर करके आपको बताया था जिसमें निकालना हो, ठीक है। मान लीजिए ये मान लेते हैं इसमें निकालना है आपको I1, तो ऊपर वाले का प्रतिरोध लेंगे 12 बटे कुल प्रतिरोध 12 प्लस 24 कितना हो गया 36, 12 प्लस 24 कितना हो गया 36, गुना कुल धारा, ये देखिए कुल धारा यानी I, तो 12 बटे 36 गुना I का मान, ठीक है।
जिसमें निकालना है उससे ऊपर वाले का हम प्रतिरोध लेते हैं। तो देखिए कितना है 2/5, तो 2/5 कर दिए, 12×36 यानी 2/15 एम्पियर। मैं बार बार बताता हूं आपको कि 2/15 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें बोलता प्रतिरोध, इसमें बोलता धारा निकालने के लिए, तब क्या करते? तो भाई जी तब क्या करते? तो I2 मान लेते इसमें क्या है I2 है, तो I2 बराबर क्या करते? तो नीचे वाले का प्रतिरोध तो 24 और ठीक है कुल प्रतिरोध कितना है 24 + 12 कितना हो गया 36 और कुल धारा कितना है 2/5, तो कुल धारा 2/5 तो निकाल लीजिए 12 दूनी 24 12 तिया 36 2 दूनी 4 4 बटा कितना हो गया 15 एम्पियर हो जाएगा। तो दोनों का हमने धारा निकाल करके आपको बताया। सबसे पहले क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे कि कुल धारा जो है परिपथ में फ्लो कर रहा है उस धारा को निकाल लेंगे और जिसमें धारा निकालना है उससे नीचे वाले का प्रतिरोध लेंगे और धारा से गुना करेंगे बटा कुल प्रतिरोध कर देंगे, ठीक है R1 + R2 और आपको उस परिपथ में धारा निकल जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं 238 नंबर सवाल पर बात करते हैं। 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए, ठीक है, गर्म करने के लिए कितना स्थानांतरित करना पड़ेगा उष्मा? तो आपको पता है कि विशिष्ट उष्मा का प्रश्न है। तो Q बराबर क्या होता है? जब भी किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो उसके वह उष्मा जो है उसके द्रव्यमान का समानुपाती और तापांतर का भी क्या होता है समानुपाती होता है। तो देखिए Q बराबर CM डेल्टा T बराबर C का वैल्यू देखिए कितना है, Q बराबर CM डेल्टा T। तो C का वैल्यू देखिए कितना है, तो C का वैल्यू है 386 जूल पर केजी केल्विन। तो 386 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या है आपका, ठीक है, द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो 50 गुना 10⁻²है। और देखिए तापांतर कितना है, 60 में से 20 को घटा दीजिए तो 40 हो गया तापांतर। तो निकल तो गया, आपको निकल गया, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये 10⁻², ये 0 कट गया, 5 के 20 हो गया, तो 386 गुना 20 कर लेते हैं, ठीक है, कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में कितना बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हाथ में कितना बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है, इतना जूल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। कितना जूल एनर्जी 700 ओ, तो ये देखिए ग्राम में है ना, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ एक और 0 कट जाएगा 10⁻⁻1, तो ये भी कट जाएगा, तो इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 772 जूल आ जाएगा। तो ध्यान में 2-3 बातें रखनी है। अगर किसी वस्तु को आप उष्मा देते हैं तो वह उष्मा उसके द्रव्यमान का समानुपाती होता है और उसके तापांतर का भी क्या होगा समानुपाती होगा। चूंकि ग्राम था यहाँ पर 50 ग्राम था, उसको केजी में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा काम किया हम। तो Q बराबर क्या होगा CM डेल्टा T। और ध्यान में यह भी रखना है कि सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा, मैं बार बार बताता हूं, सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा जो है हाइड्रोजन की होती है और अगर इधर की बात करें तो सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा जल की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 239 नंबर सवाल पर बात करते हैं। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3, ठीक है, तो SI कायम इसका घनत्व कितना होगा? तो आपको पता है सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक घनत्व बात बराबर है। तो आपेक्षिक घनत्व आपको पता है RD रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है या आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व। किसका घनत्व? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर किसका? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। बात कीजिए, जल का घनत्व की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और वस्तु का घनत्व देखिए कितना दिया हुआ है, तो वस्तु का घनत्व आपको निकालना है। मान लेते ये D है, क्या कितना है? D है, D मान लीजिए, और जल का घनत्व कितना होता है? 10⁻³ होता है, और इसका घनत्व कितना दिया? 19.3 दिया हुआ है। तो आपेक्षिक घनत्व 19.3 दिया हुआ है, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 19.3 गुना 10⁻³ यानी, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि घनत्व का जो यूनिट होता है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो 19.3 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब। हम बार बार बोलते हैं कि पिछले बार जो ALP में प्रश्न पूछे गए थे उसमें यूनिट का बड़ा इधर उधर हेर फेर था। तो ध्यान में रखना है कि यूनिट के आधार पर भी बहुत सारा प्रश्न आपका गलत हो सकता है, जानते हुए भी बनाते हुए भी गलत हो सकता है, तो उसको सही करके ही बनाना चाहिए व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 240 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 240 नंबर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक का डैश डिग्री अलग होते हैं, तो कितने पर? फ़ारेनहाइट तापमान पर। तो आपको पता है फ़ारेनहाइट, जब भी फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, दो बिंदु हम ले रहे हैं। फ़ारेनहाइट तापमान, ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट तापमान, यहां देखिए फ़ारेनहाइट तापमान ले रहे हैं। तापमान देखिए क्या होता है, फ़ारेनहाइट तापमान पर यदि बात करते हैं हम, तो इसका जो हिमांक है, हिमांक वो 0 आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ठीक है, क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है वो 212 डिग्री, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोनों में अंतर बोल रहा है, तो बीपी, ठीक है, बीपी फ़ारेनहाइट में माइनस एमपी फ़ारेनहाइट में, दोनों का अंतर बोल रहा है। तो 212 में से घटा दीजिए 32 को, ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। यानी दोनों के बीच कितना का अंतर होगा? 180 डिग्री का अंतर होगा। तो मित्रों, आप लोग सवालों को बनाइए, और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व आउट करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं या अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, जो भी आपको याद ले लीजिए, जितना भी देखिएगा कि एनटीपीसी का परीक्षा होगा, या ठीक है दुर्गापुर, वेल, सेल, गेल, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, जितने भी आपको डिप्लोमा पर आधारित परीक्षाएं होती हैं, सब में आपको, डीएमआरसी का एग्जाम है, सब में आपको जहां भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें यह बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसको बनाइए, और ढेर सारा आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट